और मोदी जी के आने के बाद पूरे विश्व फलक पे काशी चमक रहा है। G20 का समझ लीजिए वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं और दुल्हन की तरह सजाया गया और चीज़ों को आप उस ढंग से हम तो कहते हैं कि मोदी जी को अविलंब पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट लागू करना चाहिए। नहीं लागू करेंगे तो आप अभी आज ही के किसी न्यूज़पेपर में था कि हमारी आबादी कुछ ही दिनों में चाइना को भी क्रॉस कर। राहुल गांधी को खुद को कुछ बोलना आता है? There is no विपक्ष as such. You need to have a concrete विपक्ष who can then fight on a legitimate ground. क्रिमिनल को आप शहीद बता सकते हैं? क्या लॉजिक है आपका? ऐसे लोगों को तो एकदम सामूहिक रूप से रासुका लगा के अंदर कर देना चाहिए। अरे भैया एकदम बट नेचुरल है कि समाजवादी पार्टी ने पूरा संरक्षण दिया हुआ है। बसपा ने, आपको मालूम है मुख्तार को पहला Z+ सुरक्षा किसने दिया था? मायावती ने दिया था। मायावती ने Z+ सुरक्षा एक माफिया को दिया था। बड़े बड़े यहाँ के एक्स प्राइम मिनिस्टर को Z+ उस वक्त नहीं था और एक Z+ सुरक्षा जो है दिया गया था मुख्तार अंसारी जैसे माफिया को। तो पूरे यूपी में तो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, बिहार में शहाबुद्दीन, पूरा तो उन्हीं का एक हिसाब से अप्रत्यक्ष रूप से वो शासन कर रहे थे देश पे। बहुत काम हुआ है। देखिए मोदी जी के आने के बाद बनारस जो है विश्व फलक पे एकदम दृष्टिगोचर है और मोदी जी को इसके लिए जितनी भी इसके लिए धन्यवाद दिया जाए। 2014 से पहले काशी जो है सांस्कृतिक राजधानी थी, आध्यात्मिक राजधानी थी और मतलब एक हिसाब से जो काशी को जो स्थान मिलना चाहिए था वो एकदम नहीं मिला था। और मोदी जी के आने के बाद पूरे विश्व फलक पे काशी चमक रहा है। G20 का समझ लीजिए वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं और दुल्हन की तरह सजाया गया। अभी मैं जस्ट अभी सुबह पहुँचा हूँ और वहाँ पर टीम आई हुई है G20 देशों की और जिधर देखिए उधर काम हो रहा है। निश्चित रूप से मोदी जी का बनारस के लिए जो काम है वो मतलब जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। बेरोजगारी और महंगाई सन 47 से जब 15 अगस्त 1947 से जब से देश आज़ाद हुआ है ये मुद्दा रहा है। चाहे वो पक्ष की सरकार रही हो, चाहे विपक्ष की सरकार हो, चाहे कांग्रेस किसी की भी सरकार रही हो, महंगाई आप पुराने गाने उठा के देख लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार महज प्याज के महंगाई पे चली गई थी। तो महंगाई एक मुद्दा था है और रहेगा, लेकिन जनता अब इसको अडॉप्ट कर चुकी है। आप कंपैरिजन के लिए अन्य देशों से तो महंगाई है यहाँ पे, लेकिन इन बनस्पत पाकिस्तान, लंका और जो पड़ोसी हमारे मुल्क है उससे बहुत राहत है। और जो बेरोजगारी है, आप जब देश का पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और चीज़ों को आप उस ढंग से हम तो कहते हैं कि मोदी जी को अविलंब पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट लागू करना चाहिए। नहीं लागू करेंगे तो आप अभी आज ही के किसी न्यूज़पेपर में था कि हमारी आबादी कुछ ही दिनों में चाइना को भी क्रॉस कर जाएगी। तो हम लोग पॉपुलेशन पे आप कहाँ से चीज़ों को आप रोजगार कहाँ से पैदा करेंगे? सरकारी नौकरियाँ कितनी हैं? आप यदि सरकार के ऊपर बर्डन हर चीज़ का डालते जाएंगे, आज देख लीजिए मैं प्राइवेटाइजेशन का अंधा समर्थक नहीं हूँ, लेकिन बहुत सी चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, ये भी जरूरी है क्योंकि सरकारी कामकाज कितने धीमी गति से चला। आप रेलवे की स्थिति को देख लीजिए, रेलवे आज प्रॉफिट में जा रहा है। रेलवे की सुविधाएं अभी हम सफ़र एक्सप्रेस से इलाहाबाद से यहाँ आए हैं तो हमको खुद अच्छा फील हुआ। ट्रेन टाइम से चल रही है। तो चीज़ें आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप करेंगे, पैसा कहीं से नहीं आएगा तो सरकार कहाँ से खर्च करेगी? तो निश्चित रूप से पूरे हर लेवल पे आप मोदी जी की यदि प्रशंसा के लेवल पे कहें तो आप वैश्विक फलक पे देख लीजिए जिस प्रकार से पुलवामा कांड हुआ और एक एटॉमिक पावर जो थी आपकी जो पाकिस्तान थी, उसमें अपने एक एटॉमिक पावर सॉवरेन कंट्री के अंदर आप एक फाइटर प्लेन 12 फाइटर प्लेन घुसा देते हैं। मामूली बात समझ रहे हैं? एक डिक्लेरेशन ऑफ वार है। ये मोदी जी का जज्बा था, इसको आम आदमी नहीं समझ पाएगा। हम समझ सकते हैं, जो जानकार लोग हैं वो समझते हैं कि उन्होंने कितना बड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी कारगिल में 3 युद्ध लड़े। हम अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, लेकिन उन्होंने एक फाइटर प्लेन अधिकृत कश्मीर में भेजने का वो नहीं सोच पाए कि हम, जबकि वो पेंट्रेटर था, हमारे सीमा में घुसाया था। हम युद्ध लड़ रहे थे, 3 महीने से युद्ध चल रहा था। लेकिन ये बहुत बड़ा जिगरा है, जज्बा है और मौके दर मौके जो मोदी जी जज्बा और जिगरा दिखाते हैं उससे हम लोग बहुत ही खुश हैं। और आग मूंद के तमाम छोटी चीज़ों को दरकिनार करते हुए आलोचनाएं तो भाई विपक्ष का काम है, आलोचना करेगा। आलोचना हो भी सकता है, हो सकता है मोदी से गलतियां हुई हो। मोदी जी कोई महामानव नहीं है, हम मोदी जी को भगवान नहीं मानते, लेकिन आज के डेट में देश हित में मोदी जी जो कर रहे हैं इसके पहले कम लोगों ने किया है। लगभग हम तो कहेंगे किसी ने नहीं किया है। सब लोगों ने कहीं ना कहीं से अपना स्वार्थ उल्लू किया, अपने पार्टी को स्ट्रेंथ किया है, हर चीज़ों को वो किया है। तो मोदी जी देश हित में जो कर रहे हैं हम
बनारस के लोग उससे एकदम गदगद हैं और 2024 में भी तीसरी बार उनको रिकॉर्ड मतों से विजयी बना के फिर से यहीं दिल्ली भेजेंगे और इसके लिए पूरा बनारस एक है और इसमें कहीं दो मत नहीं है। विपक्ष महंगाई बेरोजगारी ये चलाएगा। कुछ चीज़ें मैं नहीं कहता, हम किसी को क्लीन चिट देने वाले कुछ मुद्दों में जहाँ विवादित मुद्दे हैं इस देश में जुडिशियल सिस्टम है। आप देख लीजिए राफेल में भी सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहाँ क्लीन चिट मिला। तो यदि मान लीजिए ये भी मुद्दा है तो जब कोई चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे है, कहीं पे कोई चीज़ बिना जांच किए कैसे आप कह देंगे कि ये गुनाहगार हैं। देखिए ये सही बात है कि इस देश में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और देश प्राइवेटाइजेशन की तरफ बहुत आगे जा चुका है, अब पीछे नहीं लौटा सकता है। लेकिन अब चीज़ों में क्या प्राइवेटाइजेशन हो क्या न हो, अब भाई जैसे मैं इस बात का मतलब मैं मोदी जी के प्रशंसक होते हुए भी ये मानता हूँ कि प्राइवेटाइजेशन की रफ्तार थोड़ी हिंदुस्तान के हिसाब से थोड़ी धीमी होनी चाहिए। ये मेरी मैं क्या दे सकता हूँ राय, लेकिन एक काशी का मतदाता होने के नाते मेरी मोदी जी से राय है कि इस देश के लोग इतनी तेज़ गति से प्राइवेटाइजेशन को हजम नहीं कर पा रहे हैं। हमने नहीं प्राइवेटाइजेशन देखिए कोई भी काम जल्दीबाजी में करेंगे तो गड़बड़ियाँ हो सकती है भाई, और मोदी जी से भी गलतियाँ हो सकती हैं, मोदी जी से भी गलतियाँ हो सकती हैं। मैं यहाँ पे क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं मोदी जी का एकदम ब्लाइंड सपोर्टर हूँ। उनकी तमाम छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए जो बड़े काम उन्होंने किए हैं, कश्मीर 370 नहीं कुछ हो सकता। आप काशी की बात करते हैं, मैं बनारस कचहरी में वकालत करता हूँ। 2 ब्लास्ट हमारे साथी ब्रह्म प्रकाश शर्मा शहीद हुए 23 नवंबर 2007 को। रोज बम फटता था, आज यहाँ फट गया वहाँ फट गया। पूरे देश में जैसे लग रहा है कोई मतलब लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ें नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर इसको कहते हैं भैया, जब आप रोज बम फट रहा है, इसी दिल्ली में बम फटा, बम्बई में रोज बम फटता था, काशी में संकट मोचन में बम फटा, दशाश्वमेध घाट में बम फटा, शीतला घाट में, बनारस के हर कोने में बम फट रहा था। और सबसे बड़ी चीज़ कि एक भी दोषी आज तक नहीं पकड़ा गया। बनारस बम कांड में आज 23 नवंबर 2007 की घटना है, 16 साल हो गए, एक भी कल्प्रिट कहाँ उड़ गए। और हमको याद है कि सपा के शासनकाल में एक किसी को उठाया गया था बनारस से और उसको कानपुर ले जाके छोड़ना पड़ा। सुरक्षा एजेंसियां किसी को गिरफ्तार करने की स्थिति में नहीं थी। आज सुरक्षा एजेंसियां के नाम पे लोग अपना घर द्वार पूरा रिश्तेदारी भाग जा रही है। तो जब तक भयभीन होत न प्रीत, ये जो बम फोड़ते हैं गेहूं के साथ घूम पिनाता है, ऐसा नहीं है कि और चूजिए सट सुध नहीं सट ही की भाषा। ये जो अतीक अहमद कांड का चल रहा है ये निश्चित रूप से अतीक तो मतलब परिवार में राजीव गांधी या इंदिरा गांधी तो बेटर प्राइम मिनिस्टर थी, मतलब बेस्ट नहीं थी, लेकिन कुछ राहुल गांधी सो फार सो गुड थी। ये हिंदुस्तान में जस्टिस फेल्योर बहुत ख़राब स्थिति नहीं। रुकिए देखिए, हम एडवोकेट हैं, हम उसको जस्टिफाइड नहीं कर सकते, वो हत्या है। लेकिन आप जब हत्या उसको मैं मतलब वो भी नहीं दे रहा हूँ, उसको क्लीन चिट भी नहीं दे रहा हूँ, उसकी इंक्वायरी हो जुडिशियल। जैसे उनकी एक आप सोचिए 89 से वो क्राइम लगातार कर रहा था, एक भी उसको सजा नहीं हुई। इस देश में जुडिशियल कोलैप्स है। मोदी जी को मेरी मांग है कि उस पर भी काम करना चाहिए कि हत्या के जो आरोपित हैं उनका हमारे सीआरपीसी में प्रोविजन है कि डे बाय डे ट्रायल होता है। यहाँ मतलब 30-30, 40, 50-50 साल हत्या के मुकदमे चलते हैं और उसकी अपील पेंडिंग रहती है। मतलब आदमी मर खप जाता है और वो जजमेंट अभी तक पेंडिंग है। तो कम से कम हत्या के मामले में एक नया कानून बने कि कम से कम उसका ट्रायल ही नहीं, हाई कोर्ट लेवल पे, अपीलेट लेवल पे, सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे, प्लेट में मतलब फाइनल वर्डिक्ट आ जाए। वो मतलब एक टाइम फ्रेम जस्टिस इस देश में कानून बनना चाहिए। जिस तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट काम, फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं, मैं फास्ट ट्रैक उस पर आगे बोल रहा हूँ, टाइम बाउंड जस्टिस। टाइम बाउंड जस्टिस, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। टाइम बाउंड जस्टिस मतलब आज किसी ने हत्या किया, 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर उसका पूरा ट्रायल कंक्लूड हो जाए। 3 महीने में तो चार्जशीट आई जाती है, वो कोर्ट ने बनाया हुआ है। 6 महीने में, 2 महीने में सुप्रीम हाई कोर्ट में उसकी अपील उसके फेवर में चाहे अगेंस्ट में अलाउ हो जाए, फिर उसका अपील सुप्रीम कोर्ट में। एक टाइम बाउंड मतलब 2 साल के अंदर हत्या में 2 ही सजा होती है, आजीवन कारावास या फांसी, ठीक है। तो उसको जो होना है 2 साल में या तो क्लीन चिट होकर सोसाइटी में एकदम गर्दन उठा के शान से जीने लगे, यदि कल्प्रिट है तो उसको या तो फांसी हो जाए या तो आजीवन कारावास हो जाए। नहीं, वो तो शहीद गलत बता रहे हैं, वो तो क्या कहा जाए, ये तो दिवालियापन की हद है, दिवालियापन की हद है। और जिसको यदि वो ऐसा कह रहे हैं तो उनकी मतलब भगवान बचाए, ऐसे लोगों से देश को बचाने की जरूरत है। और यदि वो शहीद बना रहे हैं तो उनके ऊपर भी कानून उनको ले अंदर, वो जेल जाएं, एकदम कार्रवाई होनी चाहिए। कैसे आप किसी क्रिमिनल को आप शहीद बता सकते हैं, क्या लॉजिक है आपका? ऐसे लोगों को तो एकदम सामूहिक रूप से रासुका लगा के अंदर कर देना चाहिए। जांच भी होनी चाहिए। जांच तो हो ही गई भैया, उनकी जांच नहीं हो रही है।
सर 89 से लेके सभी मुकदमों के जांच और ट्रायल ही तो चल रहा है, तो ये भी इसका भी ट्रायल चलेगा। राजनीति का संरक्षण भी तो मिलता है जिस पार्टी से। अरे भैया सब एकदम बट नेचुरल है कि समाजवादी पार्टी ने पूरा संरक्षण दिया हुआ है बसपा ने। आपको मालूम है मुख्तार को पहला Z+ सुरक्षा किसने दिया था? मायावती ने दिया था। मायावती ने Z+ सुरक्षा एक माफिया को दिया था। बड़े बड़े यहाँ के एक्स प्राइम मिनिस्टर को Z+ उस वक्त नहीं था, और एक Z+ सुरक्षा जो है दिया गया था मुख्तार अंसारी जैसे माफिया को। तो पूरे यूपी में तो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, बिहार में शहाबुद्दीन, पूरा तो उन्हीं का एक हिसाब से अप्रत्यक्ष रूप से वो शासन कर रहे थे देश पे। गुंडई के आधार पर जिसको चाहते थे जो फिंगर रख दिया, मकान उनका हो गया, जिसको चाहे उसको कट कर दिया उन्होंने। हत्याएं आप आज बोल पा रहे हैं लोग बोलना छोड़ दिए थे भैया, कौन जाएगा मरने।